हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरमीडिएट की एजुकेशन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही ग्रेजुएशन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी के सब्जेक्ट्स में भी ये पूछ लिया जाता है। वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार इसको एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है, टीचर्स इसको अच्छी तरीके से नहीं समझा पाते हैं। इस वजह से स्टूडेंट को एक छोटी सी साइकिल को समझने में काफी टाइम लगता है और वो इससे डरते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर दो पायरुविक एसिड में फॉर्म करता है, हाइड्रोजन आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स में फॉर्म होता है। मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, हाइड्रोजन आयन और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही साथ दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन होता है, पहला एटीपी और दूसरा एनएडीएच। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्लाइकोलाइसिस तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला इसमें फॉस्फोरिलेशन होता है। ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 उसका फॉस्फोराइलेशन होता है। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर, उसके बाद एंड में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ग्लाइकोलाइसिस तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला फॉस्फोराइलेशन, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक। ग्लूकोज जैसा कि हम लोग जानते हैं C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले इसका क्या होगा, ग्लूकोज का होगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होना है। फॉस्फेट ग्रुप कहां से ऐड होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा एटीपी से एडीपी में। लोग अब यहां पे जब इसका एक फॉस्फेट ग्रुप इस पे जाके ऐड हो जाएगा तो एटीपी तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को देने के बाद। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में परफॉर्म हो रहा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक। अब जब एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज में ऐड हो जाएगा तो ऐसे में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ऐसे में वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा। लुक आइसोमरेज, तो ऐसे में जब यहाँ पे फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज है तो यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं एक और बार इसका, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होगा तो ऐसे में वो फॉर्म कर जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और फिर से फॉस्फेट ग्रुप कहां से ऐड हुआ है, एटीपी से, इसमें ऐड होके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है इसका फॉस्फोराइलेशन। ठीक। अब इसके बाद आता है स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर। ये वन स्टेप प्रोसेस होती है। जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट रिएक्ट करेगा एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म कर लेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक। अब जब यहां पे मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर हो रही है, तो स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर जैसा कि हम लोग जानते हैं C6H12O6 ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ऐसे में जब ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, 1 मोल जब इसके 2 मोल में डिवाइडेड होंगे तो ऐसे में जो पहला मोल जो बन रहा है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और उसके बाद है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन अब यहां पे बात ये आती है कि सिर्फ और सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ही 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो बात ये आती है कि यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या करेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किसकी किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक। तो हम लोगों की अब स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर भी कंप्लीट हो गई। ठीक। अब इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों का अभी तक प्रोडक्ट क्या बन चुका है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये भी वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी प्रेजेंस की वजह से, इस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से। और एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड पे। तो फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड में सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से। और एंजाइम यहां पे कौन सा प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोहाइड्रोजिनेज। ठीक। अब जब फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज,
तो ऐसे में फॉर्मेशन होगी 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की। ठीक, अभी तक हम लोगों का प्रोडक्ट बन चुका है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब यहाँ पे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमिनेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे NAD का, और NAD काम करेगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे 2 NAD को यूज करेंगे, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 2 NADH2, जो जबकि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। और ये काम किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ठीक, अब यहाँ पे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद, जो कि हाइड्रोजन इसका NAD ले गया, अब यहाँ पे डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में रिएक्ट होने के बाद ये क्या फॉर्म कर रहा है? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, अभी तक 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। ऑक्सीडेशन में NAD का यूज हुआ है, जो कि NADH में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम लोग, अब यहाँ पे ATP का सिंथेसिस होगा। यूटिलाइजेशन हम लोगों ने पहले कर लिया, अब इसमें होगा इसका सिंथेसिस ATP का। तो यहाँ पे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब फॉस्फोट्रांसफरेजेस मतलब बहुत ही इजी रहता है कि एंजाइम्स जो होते हैं, जो काम करना होता है उनको, उनका वही प्रीफिक्स या सफिक्स उनमें लगा दिया जाता है। तो ऐसे में समझना काफी इजी होता है, आपको बस थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ना है इस चीज में। तो ऐसे में यहाँ पे फॉस्फोट्रांसफरेजेस ATP के सिंथेसिस के लिए काम करेगा। तो जब 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे ATP के सिंथेसिस के लिए, तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब फिर से होगा ATP का सिंथेसिस। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की प्रेजेंस में जब यहाँ पे फिर से ATP का सिंथेसिस होगा, तो यहाँ पे 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो फॉस्फेट जो ग्रुप था वो अब एक यहाँ पे आके ऐड हो गया, और दूसरा जो इधर जो था वो भी इसमें आके ऐड हो जाएगा। तो ऐसे में ATP का सिंथेसिस हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की प्रेजेंस में जब यहाँ पे ATP का सिंथेसिस हो गया है, तो यहाँ पे अब फॉर्मेशन होगी 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की। अब यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेन्स की प्रेजेंस में, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड की। 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से ATP का सिंथेसिस होगा, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा लग रहा है? एंजाइम लग रहा है पायरुविक काइनेज। ठीक, तो यहाँ पे फिर से जो फॉस्फेट ग्रुप था वो इसमें आके ऐड हो गया। तो यहाँ पे 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड पायरुविक काइनेज की प्रेजेंस में जब यहाँ पे ATP का सिंथेसिस होगा, फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करेगा, तो ऐसे में किस चीज का फॉर्मेशन होगा? पायरुविक एसिड का। तो सिंपल हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को खत्म कर लिया है। अब बात करके ग्लाइकोलाइसिस के कुछ की पॉइंट्स की। सबसे पहली बात ये आती है कि फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो जाते हैं 2 पायरुविक एसिड में। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के बाद। अब दूसरी बात ये आती है कि नेट गेन ऑफ ATP इज 2, मतलब 2 ATP का यहाँ पे गेन होता है फॉस्फोराइलेशन वगैरह के बाद, और उसके एंड में जब सिंथेसिस होता है उस टाइम पे नेट गेन ATP का कितना बचता है? 2। अब दूसरी बात आती है ग्लूकोज एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADH2। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इसी वजह से परफॉर्म होती है कि जो एनर्जी जो बन रही है ग्लूकोज की, वो स्टोर हो ATP और NADH2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे आते हैं नेट गेन ऑफ NADH2 इज 2। तो यहाँ पे हम लोगों को NADH का जो गेन हुआ है वो भी 2 ही रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP होता है, मतलब एक NADH2 किसके बराबर होता है? 3 ATP के बराबर। एंड में आते हैं हम लोग नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ना ही ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट होता है।